बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 विपणन के अंतर्गत विपणन के कार्यों पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं विपणन के कार्य। विपणन के कार्य, विपणन का संबंध वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक तथा उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता के बीच इस प्रकार से विनिमय से है जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। देखिए, उत्पादक का कार्य होता है वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करना। ये उत्पादक है और यह वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है और इन वस्तुओं और सेवाओं को एक उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वे पूरी हो सके। इसके लिए उत्पादक द्वारा कार्य किया जाता है। इस दौरान उत्पादक को कई कार्य करने होते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं, मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनाई है, लेकिन मैं उपभोक्ता तक उसे नहीं पहुंचा पा रहा हूं, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि में प्रदान नहीं कर पा रहा हूं उसको, तो वह जो उत्पादन मेरे द्वारा किया गया है वह व्यर्थ है। मुझे अपने उत्पाद को, जो मैंने उत्पाद तैयार किया है, उसे ग्राहक तक पहुंचाना होगा, साथ ही साथ उसकी आवश्यकता को भी संतुष्ट करना होगा। इसी प्रकार का उत्पाद मेरे द्वारा बनाया जाना चाहिए। यदि मैं उसकी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं कर पाता हूं तो मेरा उत्पाद ग्राहक द्वारा नहीं खरीदा जाएगा, चाहे उसका मूल्य कितना ही कम क्यों न हो। तो इसके लिए उत्पादक को बहुत सारे कार्य करने होते हैं और इन्हीं कार्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए कौन कौन से कार्य हैं। पहला कार्य है विपणन अनुसंधान। देखिए, एक विपणनकर्ता को बाजार संबंधी सूचना एकत्र करनी होती है, उनका विश्लेषण करना होता है, तो यह कहलाता है विपणन अनुसंधान। बाजार में किस उत्पाद की आवश्यकता है, ग्राहक की आवश्यकता क्या है, वह कौन सा उत्पाद खरीदना चाहता है, उत्पाद में क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इसके बारे में पहले से ही अनुसंधान किया जाता है। देखिए, आजकल इस प्रकार के अनुसंधान इंटरनेट के माध्यम से भी होने लगे हैं। आपने टीवी पर देखा होगा, टीवी पर जो भी न्यूज़ चैनल है वे कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम को देखना है या इस कार्यक्रम को देखना है। वे अपने दर्शकों से ही पूछते हैं कि उन्हें प्राइम टाइम पर कौन सा कार्यक्रम देखना है, किस बात पर वे डिबेट देखना चाहते हैं। वे 3-4 मुद्दे उनके सामने दे देते हैं और उनमें से एक का चयन करने के लिए कहते हैं। जिस मुद्दे को जो दर्शक हैं वे ज़्यादा चुनते हैं, वही मुद्दा प्राइम टाइम पर दिखाया जाता है। उसी कार्यक्रम को प्राइम टाइम पर टीवी चैनलों द्वारा दिखाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से विपणन अनुसंधान किया जाता है कि जो ग्राहक है वह कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, किस प्रकार की क्वालिटी का वह प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, यह देखना विपणन अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अर्थात बाजार संबंधी सूचना एकत्र करना, उनको विश्लेषित करना, उनका विश्लेषण करना, यह महत्वपूर्ण कार्य होता है उत्पादक द्वारा जो किया जाता है। दूसरा है विपणन नियोजन। देखिए, कोई उत्पादक बाजार में भागीदारी बढ़ाना चाहता है, अपनी जो भागीदारी है उसको 15% से वह 30% पर ले जाना चाहता है। इसके लिए उसे प्लानिंग करनी होगी, किस प्रकार से वह मार्केटिंग करे, किस प्रकार से वह अपने उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करे कि जो बाजार में उसकी भागीदारी है वह बढ़कर 15% से 30% हो जाए, बाजार में उसका जो हिस्सा है वह बढ़े। इसके लिए उसे कई प्रकार का प्लान तैयार करना पड़ता है और उस प्लान के अनुसार ही उसे कार्य करना पड़ता है। उसे मार्केटिंग के जो है प्लानिंग करनी होती है, विपणन नियोजन करना होता है। यह भी एक उत्पादक द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य होता है। तीसरा है उत्पाद का विकास। देखिए, एक उत्पादक को अपने उत्पादों का विकास भी करना होता है। वह समय समय पर आकार में परिवर्तन लाता है, डिजाइन में परिवर्तन करता रहता है, ताकि जो उपभोक्ता है उसको उस उत्पाद की ओर आकर्षित किया जाए। वह जो उपभोक्ता है
वह उस उत्पाद को खरीदने के लिए अग्रसर हो, उसके आकार को देखकर, उसकी डिजाइन को देखकर। इसके लिए उत्पादक को समय समय पर उत्पाद का विकास भी करना होता है। अगला है प्रमापीकरण एवं ग्रेडिंग। देखिए, उत्पादों में एक रूपता लाने के लिए प्रमापीकरण किया जाता है। साबुन निर्मित कर रही है कोई कंपनी। अब आपने बाजार में देखा होगा, किसी भी कंपनी की जो साबुन होती है वह आप कहीं से भी लें, चाहे दिल्ली में लें, चाहे गुजरात जाकर लें, चाहे आप असम में जाकर वह साबुन खरीदें, आपको वह साबुन एक ही डिज़ाइन की मिलेगी, यानी एक ही तरीके की उसकी शेप मिलेगी। यह होता है प्रमापीकरण। एक ही गुणवत्ता की साबुन आपको हर जगह मिलेगी। आप कोई 4 व्हीलर जयपुर में खरीद रहे हैं, कोई 4 व्हीलर आप दिल्ली में जाकर खरीद रहे हैं, एक ही कंपनी की सेम प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीदेंगे, आपको उसकी जो डिजाइन है वह एक जैसी मिलेगी। तो यह क्या होता है? प्रमापीकरण कहलाता है। यानी एक स्टैंडर्ड पर वह वस्तु निर्मित की जाती है और उसी के अनुरूप उसे रखने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ ग्रेडिंग। देखिए, ग्रेडिंग श्रेणीकरण उन वस्तुओं का किया जाता है जिनमें एक रूपता लाना कठिन होता है। आपने गेहूं बाजार में देखे होंगे, गेहूं अलग अलग क्वालिटी के बाजार में आते हैं, उनका एक रूपता लाना संभव नहीं है। उसके दाने अलग अलग होते हैं, अलग अलग जो ब्रीड होती हैं उसके दाने अलग अलग होते हैं, तो आप उनमें एक रूपता नहीं ला सकते। तो ऐसे में उनकी ग्रेडिंग की जाती है। उनकी क्या की जाती है बच्चों? ग्रेडिंग करने का कार्य किया जाता है, ताकि उनको अलग अलग उसमें रखा जा सके, अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सके। ए ग्रेड के गेहूं, बी ग्रेड के गेहूं और सी ग्रेड के गेहूं, और इसी के आधार पर उनका मूल्य तय किया जाता है। अगला है पैकेजिंग एवं लेबलिंग। देखिए, विपणन का यह महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है और उत्पादक के लिए यह कार्य बहुत जरूरी होता है। किसी वस्तु को सुरक्षित रखने में पैकेजिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रोडक्ट खुले में नहीं रखे जा सकते, उन्हें किसी न किसी पैकेट में पैक करना होता है, तभी वह सुरक्षित रह सकता है, लंबे समय तक टिका रह सकता है। देखिए, आप कोई ऑयल बाजार से खरीदते हैं तो वह ऐसे खुले में तो आपको हाथों में नहीं दे देगा, उसको या तो बोतल में देगा या किसी बर्तन में आपको डालकर दिया जाता है। तो यह क्या होता है? पैकिंग होता है। और इसी प्रकार अगर आप बाजार से पैक सामान लेते हैं, किसी ऑयल कंपनी के प्रोडक्ट को लेते हैं, तो वह पहले से ही बोतल में पैक करके दिया जाता है या पॉलीपैक में वह आता है। तो यह होता है पैकिंग, जिसे देखकर ग्राहक उस उत्पाद का क्रय करते हैं। उस पर लेबल लगा होता है जिस पर उस उत्पाद के संबंध में सारी जानकारियां होती है। उस पर उत्पाद के वजन की जानकारी होती है, उस पर उत्पाद के मूल्य की जानकारी होती है, उस पर उत्पाद को पैक करने की तिथि होती है, साथ ही उत्पाद कब तक काम में लिया जा सकता है इसके बारे में भी उस पर वर्णन होता है। साथ ही साथ उत्पाद को किस प्रकार से काम में लिया जाना है इसके बारे में भी लेबल पर लिखा होता है। तो यह कार्य भी एक उत्पादक को करना होता है। अगली बात आती है ब्रांडिंग की। देखिए, बाजार में कई तरह की वस्तुएं मिलती है। आप बाजार में पेन खरीदते हैं, देखिए आप बाजार में जाकर पेन खरीद कर लाते हैं। आप अगर दुकानदार को ये कहेंगे पेन दीजिए, तो वह आपको कई सारे पेन निकाल कर दे देगा। लेकिन हम बाजार में जाते हैं, उसको कहते हैं कि रोटोमैक का पेन चाहिए, रेनॉल्ड्स का पेन चाहिए, सेलो का पेन चाहिए, तो वह उसी कंपनी का पेन हमें निकाल कर देगा। इसी प्रकार हम पंखा खरीदने जाते हैं, तो देखिए आप पंखा खरीदने के लिए कहोगे तो पंखे वह कई सारे बता देगा। लेकिन यदि आपने यह कहा कि पोलर का पंखा चाहिए, तो यह क्या हो गया? ब्रांड हो गया। पोलर क्या हो गया? पंखे का एक ब्रांड है और उसी के नाम से उसका उत्पाद बिकता है। इसी प्रकार आप बाजार में ट्यूबलाइट लेने के लिए जाते हैं, मान लीजिए। अब ट्यूबलाइट क्या है? खूब सारी है, कई सारी कंपनियां बनाती है। आपने कहा मुझे सूर्या की ट्यूबलाइट चाहिए, मुझे फिलिप्स की ट्यूबलाइट चाहिए, तो वह एक ब्रांड नाम है जिसके नाम पर वह उत्पाद बिक रहा है। और देखिए, उपभोक्ता जो होता है वह उस ब्रांड नाम से जाकर वस्तुएं खरीदता है, क्योंकि वह उस ब्रांड से अच्छी तरह परिचित है।
आप कार लेने जाते हैं, कई ब्रांड्स की अलग अलग कारें बाजार में है, उनमें से आप अपनी पसंद की कार खरीद कर लाते हैं। तो ब्रांडिंग के माध्यम से भी विक्रय को बढ़ाया जाता है। लोगों तक अपने ब्रांड नाम के बारे में जानकारी प्रदान करके लोगों को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करने का कार्य भी किया जाता है। तो यह उत्पादक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है ब्रांडिंग करना, यानी अपने उत्पाद को एक ब्रांड नाम प्रदान करना, और इसका एक चिन्ह भी होता है। ग्राहक समर्थन सेवाएं, देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है विपणनकर्ता का। ग्राहक समर्थन सेवाएं, आपने अपना उत्पाद बेच दिया है, लेकिन उसके बाद में आप ग्राहकों को किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, यानी आफ्टर सेल सर्विस किस प्रकार की उपलब्ध करा रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्राहक को कोई शिकायत है प्रोडक्ट्स के संबंध में, उसकी शिकायत का निवारण आप किस प्रकार से कर रहे हैं, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विपणनकर्ता के लिए। आपने एक फ्रिज बेचा है, ग्राहक को एक फ्रिज बेच दिया, मान लीजिए कुछ समय के बाद में उसमें कोई कमी पाई जाती है, 2 महीने बाद ही उसमें कोई कमी आ जाती है, तो क्या होगा, वह उपभोक्ता जो उत्पादक है उसके पास शिकायत करेगा, और यदि ग्राहक समर्थन सेवाएं उपलब्ध है उस कंपनी की, तो वह उस फ्रिज की उस कमी को दूर करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार जो कंपनियां ग्राहक समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराती है, आप बाजार से टीवी लेकर आए, अब उस कंपनी के द्वारा टीवी को फिट करने की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही साथ कनेक्शन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, और बाद में कोई सर्विसिंग की सुविधा भी उसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप ऐसी ही कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे तथा अन्य लोगों को भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विपणनकर्ता के लिए ग्राहक समर्थन सेवाएं प्रदान करना। उत्पाद का मूल्य निर्धारण, देखिए बच्चों, एक उत्पादक के लिए उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि उत्पाद का मूल्य अधिक निश्चित कर दिया जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, उस वस्तु की मांग प्रभावित होती है। यदि मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो एक व्यवसाय की सफलता और असफलता उत्पाद के मूल्य पर निर्भर करती है। यदि वस्तुओं का उत्पाद उसकी लागत को वसूल कर लेता है तो वह सफल हो जाता है। अगला है संवर्धन। देखिए यह भी विपणनकर्ता का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। किस प्रकार अपने उत्पाद की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाई जाए, तो यह कार्य आता है संवर्धन के अंतर्गत। इसके लिए वह विज्ञापन का सहारा लेता है, वह विक्रय संवर्धन का सहारा लेता है, वह प्रचार का सहारा लेता है, वह व्यक्तिक विक्रय का सहारा लेता है। इनके माध्यम से वह अपने उत्पाद की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाता है ताकि उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वह उस उत्पाद को खरीदने के लिए अग्रसर हो। अगला है वितरण। देखिए वितरण के अंतर्गत यह आता है कि एक उपभोक्ता तक वस्तुएं किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी, किस माध्यम से पहुंचाई जाएगी। जो उत्पादक है, जो उत्पादक है वहां से कस्टमर तक किस माध्यम से वस्तुएं पहुंचाई जाएगी, यह वितरण के अंतर्गत आता है। क्या बीच में जो फुटकर विक्रेता हैं वो होंगे, क्या बीच में उनके साथ थोक विक्रेता होंगे। इस प्रकार से एक उत्पादक को यह निश्चित करना होता है कि वह अपनी वस्तुओं को जो उपभोक्ता है उन तक किस माध्यम से पहुंचाएगा। क्या वह डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचाएगा या फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेताओं का सहयोग वह लेगा। तो यह आता है वितरण में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला है परिवहन। देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उत्पादक जो अपनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है वह किसी अन्य स्थान पर उत्पादन का कार्य करता है और उसके उपभोक्ता देश विदेश में फैले होते हैं। उन लोगों तक
किस माध्यम से वह अपने उत्पाद को पहुंचाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। सड़क मार्ग द्वारा उत्पाद भेजे जाएंगे, रेल मार्ग द्वारा उत्पाद भेजे जाएंगे, वायु मार्ग द्वारा उत्पाद भेजे जाएंगे या जल मार्ग का सहारा लिया जाएगा। किसके अंतर्गत लागत ज्यादा आएगी, किसके अंतर्गत लागत कम आएगी, इसको देखकर ही वह परिवहन का निर्णय लेता है, किस माध्यम से उत्पाद को भेजा जाएगा। अगला है संग्रहण अथवा भंडारण। देखिए, उत्पादन और बिक्री के बीच में काफी समय अंतराल होता है। ऐसा नहीं होता कि आज उत्पादन हुआ और आज के आज ही सारा माल बिक गया, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। कुछ समय अंतराल इस दौरान होता है, तो इसके लिए भंडारण भी करना होता है और संग्रहण का कार्य भी करना होता है। वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है, तो यह भी विपणनकर्ता का एक महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, विपणनकर्ता ये सारे कार्य करता है, तब जाकर वह अपने उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाने में सफल हो पाता है, उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि में वह सफल हो पाता है। आइए इन्हें एक बार पुनः देख लेते हैं। पहला है विपणन अनुसंधान, बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना। देखिए, ग्राहकों की आवश्यकता की पहचान करना तथा वस्तु एवं सेवाओं के सफल विपणन के लिए विभिन्न निर्णय लेना आवश्यक है। उत्पादक के लिए जो विपणन करता है, उसके लिए जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उन तक अपनी वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं। देखिए, वह उत्पादन करेगा तो उत्पादन किस हिसाब से उसे करना है, इसके संबंध में उसे बाजार से कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। कैसी सूचनाएं? ग्राहक क्या खरीदना चाहता है, कब खरीदना चाहता है, कितनी मात्रा में, कहां से खरीदना चाहता है, इस बारे में उसे क्या है, जानकारी लेनी होती है और इसके लिए सर्वे का कार्य उसके द्वारा कराया जाता है। बाजार से सूचनाएं एकत्रित कराने का कार्य एक विपणनकर्ता के द्वारा किया जाता है। संगठन के अवसर एवं कठिनाइयां तथा उसकी सुदृढ़ता एवं कमजोरियों का विश्लेषण करना तथा यह निर्णय लेना कि किन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्य किया जाए, यह अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, हर जो व्यवसाय है वह उसके सामने जो उत्पन्न अवसर हैं, उसके सामने जो कठिनाइयां हैं, उनका पता लगाता है कि वह बाजार के किन अवसरों का लाभ उठा सकता है, किससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने उत्पन्न हो सकती है, इसका भी वह पहले से ही पता लगाकर चलता है। साथ ही साथ वह अपने जो मजबूत बिंदु होते हैं उनका भी पता लगाकर रखता है कि उसकी विशेषताएं क्या है, साथ ही उसकी कमजोरियां क्या है। इन सब के बारे में वह विश्लेषण करता है और उसी के अनुरूप वह कार्य करता है। दूसरा है विपणन नियोजन। संगठन के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य उचित विपणन योजना का विकास करना है। देखिए, यदि संगठन को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है तो उसे एक मजबूत विपणन योजना बनानी पड़ती है, उससे मार्केटिंग की एक मजबूत प्लानिंग करके आगे बढ़ना होता है, जिसमें उत्पादन के स्तर में वृद्धि, वस्तुओं का प्रवर्तन आदि जैसे महत्वपूर्ण पक्ष सम्मिलित किए जाएंगे तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन कार्यक्रम का निर्धारण भी करना होता है। देखिए, इसके लिए उसे उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने से संबंधित बात का ध्यान रखना होता है, साथ ही साथ वस्तुओं के प्रवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पक्ष पर ध्यान देना होता है। आज उसकी हिस्सेदारी बाजार में 10% की है और वह इस हिस्सेदारी को 20% में बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसे उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, साथ ही साथ अपनी वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करना होगा, उन तक उस उत्पाद की जानकारी को पहुंचाने का कार्य करना होगा, उत्पाद का प्रवर्तन करना होगा। इसके द्वारा ही वह अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है। तीसरा, उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य अथवा निर्णय क्षेत्र उत्पाद का रूपांकन एवं विकास है। देखिए, यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है उत्पादक द्वारा। उत्पाद का रूपांकन लक्षित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाने में सहायक होता है। जो उपभोक्ता हैं उनको वस्तु आकर्षक लगे, वे उस वस्तु की ओर आकर्षित हों, इसके लिए उत्पाद का रूपांकन किया जाता है। पहले जो साबुन आती थी वो इस प्रकार की आती थी।
अब जो साबुन आती है वे अलग अलग प्रकार की आती है, अलग अलग डिजाइन में आती है, किसी पे क्या लिखा होता है, किसी पे क्या लिखा होता है, और इस प्रकार की अलग अलग डिजाइनों में जो कि उपभोक्ता आसानी से पकड़ सकता हो, जिसे उपभोक्ता आसानी से कैरी कर सकता हो, ऐसी साबुन आने लगी है। साथ ही साथ जिस प्रकार का मौसम होता है उसी अनुरूप साबुन भी बाजार में आने लगती है। जैसे गर्मियों के दिनों में साबुन इस प्रकार की आती है, कोल्ड सोप के नाम से भी आती है कि भाई इसमें आइस की फीलिंग आपको आएगी। जो पाउडर होता है वह भी ठंडा ठंडा कूल कूल इस प्रकार के पाउडर सामने आते हैं ताकि उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हो। तो जो उत्पाद हैं उनका रूपांकन इस प्रकार से किया जाता है कि ग्राहक उस ओर आगे आए, उसे खरीदने का कार्य करें। किस उत्पाद का निर्माण करें, किस मॉडल या आकार का चुनाव करें, इन प्रश्नों का उसे उत्तर ढूंढना होता है और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर वह उस उत्पाद का रूपांकन करता है, उसका विकास करने का कार्य करता है ताकि ग्राहक की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए, ताकि ग्राहकों की जो आवश्यकता है वह पूर्ण की जा सके। इसके लिए वह कार्य करता रहता है। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, पहले फ्रिज आता था, सिंगल डोर वाला फ्रिज आता था। लोगों ने कहा कि इससे कुछ परेशानियां होती हैं, बर्फ जमती है तो हमारे जो सब्जियां हैं वह भी खराब हो जाती है। तो उसके बाद में आपने देखा होगा डबल डोर वाला फ्रिज आने लगा। एक ऊपर छोटा डोर होता है जिसमें बर्फ जमती है, नीचे बड़ा डोर होता है जिसमें सब्जियां इत्यादि रखे जाते हैं। उसके बाद में लोगों की जैसे जैसे आवश्यकता बदली वैसे वैसे इसके अंदर फिर सुधार किया गया और अब 4 डोर वाला जो बड़ा फ्रिज है वह आने लगा, जिसके अंदर किसी में अलग से बर्फ जम जाती है, किसी में पानी ठंडा हो जाता है। अब उसके अंदर दही भी जमने लगा है और इस प्रकार से अलग अलग जो सामान रखने के लिए उसमें अलग अलग खाने आने लगे हैं। तो ये क्या है, उत्पाद का विकास किया जाता है, उनका रूपांकन करने का कार्य उत्पादक द्वारा किया जाता है और यह ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। चौथा है प्रमापीकरण, मानकीकरण एवं ग्रेड तय करना। प्रमापीकरण का अर्थ है पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना। देखिए, उत्पाद की पहले से ही विशिष्टताएं निश्चित कर दी जाती है कि हमें इस गुणवत्ता वाला उत्पाद तैयार करना है, हमारे प्रोडक्ट में यह गुणवत्ता होनी चाहिए। चाहे उसका उत्पादन कभी भी किया जाए लेकिन हमारे उत्पाद की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए और यह होता है प्रमापीकरण, जिससे उत्पाद में एक रूपता तथा अनुकूलता आती है। इससे क्या होता है, कभी भी आप उत्पाद निर्मित करेंगे तो उसमें क्या आएगी, एक रूपता आएगी, वह उत्पाद एक जैसा ही होगा। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं पूर्व निर्धारित गुणवत्ता, मूल्य एवं पैकेजिंग के मानकों के अनुसार है। जो वस्तुएं हैं वह पहले से ही निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार है, उसका मूल्य भी जो पहले निर्धारित कर दिया गया है उसके अनुसार है, साथ ही साथ पैकेजिंग भी मानक के अनुसार ही है। तो यह तय होता है प्रमापीकरण के द्वारा। इससे उत्पादों के निरीक्षण, जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे क्या होता है, उत्पादक को बार बार निरीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं होती उस प्रोडक्ट की, साथ ही साथ उसे बार बार जांच या मूल्यांकन भी नहीं करना होता, वह उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीद लेता है जो प्रमाणीकृत है, यानी जो मानक के अनुसार निर्मित किया जाता है। ग्रेड निर्धारण उत्पाद का गुणवत्ता, आकार आदि महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करना है। देखिए, ग्रेड निर्धारण करना मतलब ग्रेडिंग। देखिए, जिसको मानक के अनुसार नहीं बांटा जा सकता, जिसका उत्पादन मानक के अनुसार नहीं किया जा सकता, उसको ग्रेडिंग के अंदर बांट दिया जाता है। जैसे गेहूं की बात हमने की, चावल, गन्ना। अब ये चीजें ऐसी है जिनका जब भी उत्पादन होगा तो अलग अलग होगा, अलग अलग क्वालिटी के गेहूं उत्पादित किए जाते हैं, सबके दाने अलग अलग होंगे, किसी का छोटा होगा, किसी का मोटा होगा, किसी का लंबा होगा, किसी का चमकदार होगा। चावल भी इसी प्रकार होता है और गन्ना भी इसी प्रकार अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो गुणवत्ता के आधार पर और उसके आकार के आधार पर, देखिए, इन उत्पादों को उनकी गुणवत्ता और आकार के आधार पर अलग अलग ग्रेडिंग में बांट दिया जाता है। कोई ए ग्रेड वाला, कोई बी ग्रेड वाला, कोई सी ग्रेड वाला। इस प्रकार से इन्हें अलग अलग ग्रेडिंग में बांट दिया जाता है और उसी के अनुरूप इनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। ए ग्रेड अर्थात सर्वश्रेष्ठ, तो उसका मूल्य ज्यादा होगा, बी ग्रेड वाले का कम होगा, सी ग्रेड वाले का
कम होगा। तो इस प्रकार से इनका मूल्य भी निर्धारित करने में सहयोग मिलता है। श्रेणीकरण विशेष रूप से उन उत्पादों के लिए आवश्यक है जिनका पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार उत्पादन नहीं किया जाता। गेहूं, संतरे इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, नींबू, छोटा नींबू होता है उसका मूल्य अलग होता है, थोड़ा मोटा होता है उसका मूल्य अलग होता है, थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है जो संतरे के आकार का आता है नींबू, तो उसका मूल्य अलग हो जाता है, उसकी क्वालिटी अलग हो गई, उसकी गुणवत्ता अलग हो गई, तो उन सभी का मूल्य अलग अलग हो जाता है। उनको अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग रेटिंग के अनुसार रखा जाता है, उनका विक्रय भी अलग अलग होता है। श्रेणीकरण यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं एक विशेष गुणवत्ता वाली हैं तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को ऊंचे मूल्य पर बेचने में सहायक होता है, और ग्रेडिंग के आधार पर जो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं वे ऊंचे मूल्य पर बिकती हैं। यह उन्हें ऊंचे मूल्य पर बेचने में सहयोग प्रदान करता है। पैकेजिंग एवं लेबलिंग। पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद के पैकेट का रूपांकन करना। लेबलिंग में पैकेट पर जो लेबल लगाए जाते हैं उनका रूपांकन किया जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके ऊपर वह किसी न किसी पैकेट में बंद होगा, साथ ही साथ उस पर लेबलिंग की जाएगी जिसमें उसका मूल्य, उसका वजन, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। पैकेजिंग वस्तुओं को सुरक्षित रखता है, बल्कि यह वस्तु प्रवर्तन के साधन का कार्य भी करता है। आपने कोलगेट को देखा होगा, देखिए पहले वह ट्यूब में आता है, उसके ऊपर एक बॉक्स होता है, फिर उसे बड़े बॉक्स में बाजार में भेजा जाता है। तो यह वस्तु को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि वह वस्तु का प्रवर्तन भी करता है, उसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। देखिए वो डब्बा होता है, उस पर कोलगेट लिखा होता है, तो उपभोक्ता आसानी से उसको पहचान लेता है, उपभोक्ता तक उसकी जानकारी उस डब्बे के माध्यम से चली जाती है कि इसके अंदर कोलगेट रखा हुआ है। क्रेता पैकेजिंग से ही उत्पाद की गुणवत्ता का आकलन कर लेते हैं। कई उपभोक्ता ब्रांडों की सफलता में पैकेजिंग व लेबलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई जो ब्रांड हैं उनकी सफलता में पैकेजिंग और लेबलिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप बाजार में अंकल चिप्स खरीदते हैं, वहाँ लेज खरीदते हैं, तो उसकी पैकिंग को देखकर आप आसानी से उन्हें पहचान लेते हैं, उन्हें क्रय कर लेते हैं। इसी प्रकार आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, साबुन खरीदने जा रहे हैं, तो उसका जो पैकेट है उसको देखकर उस साबुन को खरीद लेते हैं, उसको देख लेते हैं, और लेबल पर उसकी सारी जानकारियाँ होती हैं, तो आप आसानी से उसे जान सकते हैं कि इसका मूल्य कितना है, इसका भार कितना है, और यह कब तक चलेगी, इसकी समाप्ति अवधि क्या है, यानी खराब होने की अवधि कितनी है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। छठा, ब्रांडिंग। ब्रांड का नाम उत्पाद को अन्य उत्पादों से भिन्न बनाता है। देखिए जो ब्रांड नेम होता है यह उत्पादों को अन्य उत्पादों से अलग करने का काम करता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं, जिसके कारण से आप उन्हें अलग अलग रख सकते हैं, जो किसी फर्म के उत्पाद को प्रतियोगी के उत्पाद से अंतर का आधार बन जाता है, जिससे उत्पाद के लिए उपभोक्ता का लगाव पैदा होता है। इससे बिक्री संवर्धन में सहायता मिलती है, इससे वस्तुओं को बेचने में सहायता मिलती है। देखिए आप बाजार में जाते हैं तो आपको मारुति की अल्टो भी मिल जाएगी, साथ ही साथ वहां पर 800 भी मिल जाएगी, वहां पर स्विफ्ट भी मिल जाएगी आपको। तो इस प्रकार से जो मारुति कंपनी के अलग अलग ब्रांड हैं वे आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आप बाजार में जाएंगे तो वहां पर आपको टाटा की सफारी भी मिल जाएगी, टाटा सफारी, टाटा के आपको सुमो भी मिल जाएगी, टाटा सुमो, वह कई अन्य ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे, और उन ब्रांड के आधार पर आप उनके बीच में अंतर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनियां आपको अलग अलग ब्रांड नेम की वस्तुएं भी उपलब्ध कराती हैं, जिससे बिक्री संवर्धन भी होती है, लोगों को उन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और लोग उन उत्पादों को खरीदते भी हैं। ब्रांडिंग के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें एक तो ब्रांडिंग की रणनीति के संबंध में है। क्या प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग ब्रांड नाम दिया जाए, क्या अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग नाम दिया जाए। जैसे आप बाजार में फिलिप्स के नाम से कई उत्पाद देखते हैं, देखिए फिलिप्स के नाम से ट्यूबलाइट भी आती है, फिलिप्स की मिक्सी भी आती है, फिलिप्स के अन्य उत्पाद भी आते हैं। तो एक ही नाम से सारे उत्पाद दिए जाएं या अलग अलग उनके नाम दिए जाएं, या फिर कंपनी के सभी उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड नाम हो। देखिए
देखिए, या तो अलग अलग नाम दिए जाएं या एक ही नाम से वह उत्पाद बाजार में लाया जाए, तो यह चीज भी महत्वपूर्ण होती है। किसी उत्पाद की सफलता सही ब्रांड नाम का चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, किसी उत्पाद की सफलता में यदि सही ब्रांड नाम का चयन कर लिया जाए तो वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ग्राहक समर्थन सेवाएं। विपणन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य ग्राहक समर्थन सेवाओं का विकास करना है, जैसे बिक्री के बाद की सेवाएं। बिक्री के बाद कौन कौन सी सेवाएं दी जाएगी? ग्राहकों की शिकायत को दूर करना एवं समायोजनों को देखना, साख सेवाएं, रखरखाव सेवाएं, तकनीकी सेवाएं प्रदान करना एवं उपभोक्ता सूचना देना। देखिए, बिक्री के बाद कौन कौन सी सेवाएं हम दे सकते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। आफ्टर सेल सर्विस, किस प्रकार की आपको सर्विस दी जा रही है, यह उपभोक्ता के मन में उस उत्पाद के लिए एक अच्छी छवि का निर्माण करती है। यदि कोई कंपनी अच्छी सर्विस उपलब्ध कराती है आफ्टर सेल, बेचने के बाद भी, तो उस उत्पाद को खरीदने के लिए ग्राहक हमेशा तैयार रहता है, दूसरे लोगों को भी बताता है। ग्राहकों की शिकायतों को दूर करना, ग्राहकों को यदि उत्पाद से संबंधित कोई शिकायत है तो उसे दूर करने का प्रयास करने वाली कंपनी के प्रति भी अच्छी भावना पैदा होती है। समायोजनों को देखना, और यदि कहीं समायोजन की आवश्यकता होती है तो उसे भी देखने का कार्य एक फर्म को करना चाहिए। साख सेवाएं, यानी जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, मान लीजिए उस पर लोन लेने की आवश्यकता है, उसको व्यक्ति उधार में लेना चाहता है, तो जीरो फाइनेंसिंग की सुविधाएं भी आजकल कंपनियां उपलब्ध कराती है। तो ये किस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, कितने खर्चे पर वह उपलब्ध कराया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है उस ब्रांड के प्रति, उस कंपनी के उत्पाद के प्रति ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। साथ ही रखरखाव सेवाएं, तकनीकी सेवाएं और उपभोक्ता सूचनाएं आप किस प्रकार से प्रदान कर रहे हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। ये सभी सेवाएं ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, जो आज के समय में विपणन की सफलता की कुंजी है। इन सभी सेवाओं के द्वारा ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए, हम बाजार में गए, एक कंपनी का टीवी हमने देखा, वहीं दूसरी कंपनी का टीवी हमने वहां पर बाजार में देखा। यह 10,000 रुपए का था और यह 11,500 रुपए का हमें पड़ रहा था। लेकिन जब हमने देखा कि इस टीवी को खरीदने पर किसी भी प्रकार की आफ्टर सेल सर्विस उपलब्ध नहीं कराई जा रही, और इस टीवी को खरीदने पर जो महंगा है लेकिन फिर भी हमें घर पर इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, साल भर की वारंटी दी जा रही है, और यदि कोई रिपेयरिंग या कोई सुधार करने की ज़रूरत होती है तो वह भी कंपनी के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, तो हम ऐसे टीवी को खरीदना पसंद करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अधिक मूल्य ही क्यों न देना पड़े। तो ये जो सेवाएं होती है, यह वस्तु को क्रय करने के लिए उपभोक्ता को तैयार करती है और उन्हें उस ओर अग्रसर करती है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण, देखिए यह भी महत्वपूर्ण है एक विपणनकर्ता के लिए कि उत्पाद का वह किस प्रकार से मूल्य निर्धारित करे। उत्पाद का मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान उत्पाद को प्राप्त करने के लिए ग्राहक को करना होता है। हम वस्तु को खरीदते हैं, हमने वस्तु ली, ये वस्तु है, और यह ग्राहक अगर खरीदता है तो इसके बदले में वह विक्रेता को मूल्य प्रदान करता है। तो यह जो मूल्य है वह यदि ग्राहक के सामर्थ्य के अनुसार होगा, यदि वह उसे चुका सकने में सक्षम होगा, तो ही वह उस उत्पाद को, उस वस्तु को क्रय करेगा। मूल्य एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बाजार में किसी उत्पाद की सफलता अथवा असफलता को प्रभावित करता है। यदि मूल्य बहुत अधिक रख दिया गया है तो उत्पाद नहीं बिकेंगे, और यदि मूल्य कम है तो आसानी से वह उत्पाद बिक सकेगा, लोग उस उत्पाद को खरीद सकेंगे। तो यह उत्पाद की सफलता और असफलता को प्रभावित करने वाला कारक होता है। किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग का उसके मूल्य से सीधा संबंध है। देखिए, यदि मूल्य कम है तो मांग अधिक होती है, यदि मूल्य ज्यादा है तो मांग प्रभावित होती है, वह कम हो जाती है।
विपणनकर्ताओं को मूल्य निर्धारक तत्वों का ठीक से विश्लेषण करना होता है, तो इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, जैसे मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों का निर्धारण, मूल्य के संबंध में रणनीति का निर्धारण, मूल्यों का निर्धारण करना तथा उनमें परिवर्तन लाना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके संबंध में एक विपणनकर्ता को निर्णय लेना होता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी होता है कि उसकी लागत कितनी आ रही है, उस उत्पाद को तैयार करने में उसकी लागत कितनी आ रही है और वह उसका मूल्य कितना निर्धारित कर रहा है। मान लीजिए लागत आई 10 रुपए और बाजार में अन्य प्रोडक्ट की लागत देखते हुए, प्रतियोगी फर्मों देखते हुए उसने अपने मूल्य को 9 रुपए रख लिया, तो यह लागत से भी कम ले रहा है, तो इसे यहां पर हानि उठानी पड़ेगी और यह व्यवसाय, यह उत्पाद दीर्घकाल तक बाजार में नहीं टिक पाएगा। तो इसे इस अनुरूप अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना होगा कि यह लाभ भी अर्जित कर ले और जो अन्य कंपनी के उत्पाद हैं उनके साथ प्रतियोगिता का सामना भी कर ले। तो इसके लिए इसे सही मूल्य निर्धारित करना होगा। संवर्धन, वस्तु एवं सेवाओं के संवर्धन में उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पाद एवं उसकी विशेषताओं के संबंध में सूचना देना तथा उन्हें इन उत्पादों को क्रय करने के लिए प्रेरित करना सम्मिलित होता है। जो संवर्धन का कार्य किया जाता है उत्पादक द्वारा, उसके अंदर उपभोक्ता तक, जो उपभोक्ता है उस तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। किस माध्यम से अपने उत्पाद की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाई जाए, यह उत्पादनकर्ता को देखना होता है। वह इसके लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, कई कंपनियों के उसमें विज्ञापन आते रहते हैं। इसको देखकर जो व्यक्ति होता है वह उस वस्तु को क्रय करने के लिए एक विचार बनाता है, उस वस्तु को खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। वह व्यक्तिगत विक्रय का सहारा ले सकता है। विक्रय संवर्धन के अन्य तरीकों का सहारा लिया जा सकता है। देखिए, छूट, सेल, इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। आपको किसी वस्तु को खरीदने पर 40% फ्री मिलेगा, 15 रुपए की छूट मिलेगी, इस प्रकार के ऑफर देकर एक ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी उसे उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। बिक्री प्रवर्तन की 4 महत्वपूर्ण पद्धतियां विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार एवं विक्रय संवर्धन हैं। ये 4 महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनका प्रयोग करके, देखिए, एक का प्रयोग भी किया जा सकता है, एक से अधिक का प्रयोग करते हुए, मिश्रण का प्रयोग करते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। वस्तु एवं सेवाओं के प्रवर्तन के संबंध में विपणनकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, जैसे प्रवर्तन बजट, प्रवर्तन मिश्र, अर्थात उन सभी प्रवर्तन की विधियों का सम्मिश्रण जिनका उपयोग करना है। कितना बजट वह प्रवर्तन पर, विक्रय संवर्धन पर कर सकता है। इन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा सकती हैं, विज्ञापन पर वह कितना खर्च करेगा, विक्रय संवर्धन पर कितना खर्च करेगा, वह व्यक्तिगत विक्रय पर, प्रचार पर कितना खर्च कर सकता है, इसके लिए उसे बजट पहले ही निर्धारित करना होता है। साथ ही साथ वह किस प्रवर्तन की विधि को काम में लेगा, इसका चयन भी पहले ही करना होता है, ताकि वह एक अकेली विधि को भी काम में ले सके या उनके मिश्रण को भी काम में लेकर आगे बढ़ सके। वितरण, अगला है वितरण। वितरण कार्य में 2 बातों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। पहला, वितरण के माध्य अर्थात विपणन मध्यस्थ। देखिए, इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि उत्पादक जो है वह सीधा कस्टमर को, जो ग्राहक है, उस तक कैसे अपनी वस्तु को पहुंचाए। या तो वह सीधा पहुंचा सकता है, आजकल जो ऑनलाइन व्यापार होता है उसके अंदर उत्पादक से सीधे ग्राहक तक वस्तुएं पहुंचाई जाती है, जो कुरियर सर्विस होती है उनके माध्यम से। देखिए, उत्पादक जो होता है वह फुटकर विक्रेता के माध्यम से भी ग्राहक तक अपनी वस्तुओं को पहुंचा सकता है। उत्पादक पहले थोक विक्रेता को अपने उत्पाद दे, वे फुटकर विक्रेता को अपने उत्पाद दे और वे ग्राहक तक उत्पाद को पहुंचाए। इस तरीके से भी जो है वस्तुएं ग्राहक तक पहुंच सकती है। देखिए, जब उत्पादक ग्राहक तक सीधे पहुंचाता है तो यहां मूल्य कम हो सकता है। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 60 रुपए है, तो ग्राहक को 60 रुपए पर वह वस्तु मिल रही है। यहां पर यदि एक बीच में मध्यस्थ आ जाता है तो हो सकता है उस वस्तु का मूल्य 70 रुपए हो जाए।
हो सकता है दो जब मध्यस्थ आ गए तो उत्पादक से ग्राहक तक वह वस्तु पहुंचे तो इस बीच उसका मूल्य बढ़कर 80 रुपये हो जाए। इस तरीके से मूल्य में वृद्धि भी होती है। जितने अधिक मध्यस्थ होते हैं उतने अधिक मूल्य में वृद्धि होने लगती है। देखिए ये क्यों जरूरी हैं, ये मध्यस्थ क्यों आवश्यक हैं? इसका कारण यह होता है कि जो उत्पादन स्थल होता है वह कहीं अन्य जगह होता है और उस वस्तु का जो उपभोक्ता होता है वह कहीं अन्य जगह होता है। जैसे जो चाय है वह असम में उत्पादित होती है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि चाय असम में उत्पादित होती है और यह भारत के अलग अलग राज्यों में, जैसे राजस्थान में भी यह लोगों द्वारा पी जाती है, यह केरल के लोगों द्वारा भी पी जाती है, यह पंजाब के लोगों द्वारा भी पी जाती है चाय। तो इसका सेवन देश के अलग अलग राज्यों में लोगों द्वारा किया जाता है। अब असम से चाय राजस्थान के एक ग्राहक तक पहुंचाना यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए मध्यस्थों का चयन किया जाता है, यह बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा है उत्पादों को उनके उत्पाद स्थलों से ग्राहक के उपभोग या उपयोग स्थल तक ले जाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह भी वितरण के अंतर्गत आता है। उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल तक ले जाना। उत्पादन कहीं अन्य जगह हो रहा है, यहाँ हमने देखा चाय का उत्पादन असम में हो रहा है और जो उपभोग करता है वह राजस्थान के जयपुर जिले में बैठा हुआ है, तो यह देखो बहुत दूर है। तो यहाँ तक पहुँचाने का कार्य मध्यस्थों के माध्यम से किया जाता है, वितरण के अंतर्गत यह कार्य आता है। वस्तुओं के वितरण के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वे संग्रहित माल का प्रबंधन, माल के स्टॉक का स्तर, माल का गोदाम में भंडारण एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना है। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें सम्मिलित होती है। परिवहन, देखिए अभी हमने बात की चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है और असम से देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों तक उसे पहुंचाया जाता है। तो उसे किस तरीके से पहुंचाया जाता है? उसे परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। परिवहन का अर्थ माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाना परिवहन के अंतर्गत आता है। उत्पादों के उपयोगकर्ता विशेषतः उपभोग की वस्तुओं के उपयोगकर्ता दूर दूर तक फैले हुए होते हैं तथा इनके उत्पादन स्थल से अलग स्थानों पर होते हैं। उत्पादन स्थल जो है वह तो अलग स्थान पर है और जो उसके उपभोक्ता हैं वे अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जो कि उसका उपयोग करते हैं। वे देश विदेश में फैले हुए होते हैं। उत्पादों को उन स्थानों तक ले जाया जाता है जहां इनकी उपभोग अथवा उपयोग के लिए आवश्यकता है। अब जो उत्पादन है वह इस स्थान पर हो रहा है, मान लीजिए यह उत्पादन राजस्थान में हो रहा है किसी वस्तु का और उसे केरल तक लेके जाना है, तो इसके लिए जो साधन काम में लिया जाएगा वह परिवहन के साधन होंगे और इसके लिए सड़क मार्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है, रेल मार्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है। हो सकता है इस उत्पाद को ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां पर वह उत्पाद वायु मार्ग के द्वारा भेजा जा सकता हो या हो सकता है जल मार्ग के द्वारा इसे भेजा जाए। तो एक उत्पादनकर्ता को यह भी निश्चित करना होता है कि उपभोक्ता तक वह किस माध्यम से, किस परिवहन के साधन से अपने उत्पादों को पहुंचाएगा। विपणन की फर्म को अपनी परिवहन की आवश्यकताओं का विश्लेषण के समय कई तत्वों को ध्यान में रखना होता है। जब भी कोई कंपनी परिवहन की आवश्यकता पर ध्यान देती है तो उसे कई बातों का ध्यान देना होता है कि किस परिवहन के साधन को वह अपनाए कि लागत कम से कम आए और किस परिवहन के साधन को वह अपना सकती है। जैसे उत्पाद की प्रकृति कैसी है, उत्पाद जल्दी खराब होने वाला है या बहुत दिनों तक टिका रह सकता है। यदि जल्दी खराब होने वाला है तो उसे जल्दी से उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना होगा और यदि वह काफ़ी कई दिनों तक टिका रह सकता है तो आसानी से वह उसका परिवहन कर सकता है। बाजार जहां बेचना है वह कहाँ है, इसका भी उसे पहले ध्यान देना होता है। स्थान, वहां तक ले जाने की लागत, परिवहन के साधन तथा इससे जुड़े अन्य पहलुओं के संबंध में भी निर्णय लेना होता है। और स्थान तक ले जाने की लागत कितनी आएगी, यानी बाजार तक ले जाने की लागत कितनी आएगी, परिवहन के कौन से साधन का प्रयोग वह कर सकता है, कौन सा उसके पास उपलब्ध है जिसके माध्यम से वह सामान को भेज सकता है, इन सभी पहलुओं पर उसे विचार करना होता है।
तो देखिए ये परिवहन का बिंदु था जिसके अंतर्गत एक विपणनकर्ता को यह देखना होता है कि वह उपभोक्ता तक अपनी वस्तुओं को किस माध्यम से भेज सकता है। अगला है संग्रहण अथवा भंडारण। देखिए उत्पादन के साथ ही वस्तु का विक्रय नहीं हो जाता, उत्पादन और बिक्री के बीच में काफी समय अंतराल होता है। इस दौरान वस्तुओं को सुरक्षित रखना होता है, उत्पादों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। तो भंडारण और संग्रहण का कार्य भी महत्वपूर्ण होता है एक विपणनकर्ता के लिए। वस्तुओं के उत्पादन अथवा जुटाने तथा उनकी बिक्री अथवा उपयोग के बीच समय का अंतर होता है। बाजार में उत्पादों का प्रवाह बना रहे, इसके लिए उत्पादों के उचित भंडार की आवश्यकता होती है। देखिए बाजार में उत्पादों का प्रवाह बना रहे, इसके लिए उनके उचित प्रवाह की बहुत आवश्यकता होती है। मांग आई, वस्तु की मांग आई और जो विक्रेता है उसके पास वह वस्तु उपलब्ध नहीं है, वस्तु ही नहीं है, तो वह उस मांग की पूर्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरे दुकानदार ने उस वस्तु का संग्रह करके रखा हुआ है, दूसरे दुकानदार ने उस वस्तु का क्या कर रखा है, संग्रह कर रखा है, तो वह आसानी से उस ग्राहक की जो मांग है उसे क्या कर देगा, पूरी कर देगा। तो जो संग्रह करता है विक्रेता, वह आसानी से ग्राहकों की मांग को पूरा कर सकता है। माल की सुपुर्दगी में ऐसी देरी हो सकती है जिससे बचा नहीं जा सकता, या फिर अचानक ही वस्तु की मांग की पूर्ति करनी हो सकती है। इन सबके लिए भी पर्याप्त मात्रा में माल का संग्रहण आवश्यकता है। देखिए कभी भी अचानक वस्तु की मांग हो सकती है उत्पन्न, तो उस समय मांग की पूर्ति करने के लिए संग्रहित किया गया माल आसानी से काम में लिया जा सकता है। साथ ही माल की सुपुर्दगी में भी देरी हो सकती है। ऐसे में यदि पहले से ही संग्रहित करके माल को रखा गया है, भंडार करके रखा गया है, तो आसानी से कार्य किया जा सकता है। मान लीजिए कच्चा माल आने में 10 दिन लगेंगे, कच्चा माल आने में 10 दिन लगेंगे और उत्पादन हमें आज ही करना है और हमारे पास स्टॉक में माल, कच्चा माल पड़ा हुआ है, तो हम अपने उत्पादन कार्य को चालू रख सकेंगे। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है संग्रह करने का कार्य और भंडारण करने का कार्य। विपणन के इस संग्रहण के कार्य को विभिन्न एजेंसियां मिलकर करती है। देखिए इसे उत्पादक ही नहीं करता, उत्पादक के साथ साथ इसे अन्य एजेंसियां भी मिलकर करती है। इसे विनिर्माता, थोक विक्रेता तथा फुटकर विक्रेता सभी मिलकर कार्य को करते हैं। थोक विक्रेता भी अपने पास कुछ माल को संग्रहित करके रखता है, साथ ही साथ फुटकर विक्रेता भी अपने पास कुछ माल को संग्रह करके रखता है ताकि वह मांग के उत्पन्न होने पर उसकी पूर्ति कर सके। तो ये सभी मिलकर विपणनकर्ता का सहयोग करने का कार्य करते हैं। बच्चों आज हमने विपणन के कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।